हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। आप सब कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल। तो आज का टॉपिक हमारा होगा, हमने टॉपिक नहीं बल्कि एक क्वेश्चन लाया आप लोगों के लिए जो कि रिलेटेड है किससे? प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर से तो आपने तो हमारे 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे फर्स्ट सेकंड, जो कि प्लेन मिरर पे ही बेस्ड है। ठीक है, अगर नहीं देखा आपने तो हम आज वो सारी बातें आप लोगों को एक बार रिकॉल करवा देंगे जिसका हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात करें तो हमने आप सबको ये सब बताया होगा कि जो हाइट ऑफ इमेज होता है प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है, हाइट ऑफ इमेज, ये मान लेते हैं हमारे पास प्लेन मिरर है, तो जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उतनी ही दूरी पे इमेज भी बनेगी। ठीक है, जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रखा होगा उतनी दूरी पे हमारी क्या बनेगी? इमेज भी बनेगी। दूसरी बात कि ये हाइट मान लेते हैं ए बी हो गया, तो ए डैश बी दोनों ही सेम साइज के ऑब्जेक्ट बनेंगे। और इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल होता है, क्योंकि रेस क्या करती हैं? अपीयर्स टू मीट होती हैं। एक्चुअली मीट नहीं करती लेकिन अपीयर्स टू मीट होती हैं, इसलिए ये रे हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। तीसरी बात ये हो गई कि ये हमेशा ही इरेक्टेड इमेज बनाता है। इरेक्टेड का मतलब हो गया कि ये सेम साइड ऑफ द एक्सिस, यानी किसी एक्सिस पे एक सेम ही साइड पे होता है इरेक्टेड इमेज। जिस तरह से ऑब्जेक्ट है उसी तरह से इमेज भी बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की थी सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैंने एक बार रिकॉल करवा दिया। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो बेस्ड है प्लेन मिरर पे। ठीक है, बोर्ड्स में भी या तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर आपको आपका ही लेंथ का, अगर आपको आपके ही लेंथ का अगर इमेज देखना है किसी प्लेन मिरर में, तो कितना मिरर ले लें हम लोग कि हमें हमारी पूरी इमेज दिखाई दे। ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन पहले नोट करते हैं, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है, अ मैन wants to see his full image in plane mirror. What minimum length of mirror does he require? आई बात समझ में? कोई एक आदमी है जो कि अ मैन ऑफ हाइट, यहां पे लिख दीजिए, ऑफ हाइट h, a man of height h wants to see his full image in the plane mirror. What minimum length of mirror is required to see his full image? ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि अगर कोई h हाइट का आदमी है, इंसान है, तो अगर वो अपना पूरा इमेज देखना चाहता है किसी प्लेन मिरर में, तो उसे कितने लेंथ का प्लेन मिरर चाहिए कि जिसकी वजह से उसे पूरा इमेज दिखाई दे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? इंसान को बना लेते हैं। ये मान लेते हैं हमारे पास एक इंसान है जो इसका नाम ए बी है। ठीक है, या तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया उसका हेड पार्ट, सॉरी यहाँ हो गया, ये हो गया हमारे पास इंसान, ये है इसका हेड, ये हो गई इसकी आईज, ये हो गई इसकी आई, और ये हो गया फिट। समझ में आई बात? हेड, आई और फिट। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितना हाइट है, ये कितना हाइट है इसका, इसकी हाइट हम लोगों को दे रखा है h। ठीक है, h हाइट है इस इंसान का, और हम क्या करते हैं कि h हाइट का ही हम लोग एक मिरर ले लेते हैं, h हाइट का ही एक मिरर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया मिरर। h हाइट का मैंने प्लेन मिरर ले लिया।
अब इस ऑब्जेक्ट से, इस इंसान से जो मिरर की दूरी है, मान लेते हैं हम L दूरी पे है, ठीक है, L दूरी पे है, ठीक है। बाद में हम लोग समझ लेंगे कितना मिरर रिक्वायर्ड है, लेकिन पहले हमने क्या किया कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का था उतना ही मैंने ले लिया, किसका, मिरर का भी ले लिया। तो अब इमेज फॉर्मेशन वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि इमेज कैसे बनती है। तो क्या करते हैं, पहले हम लोग इसके हेड की मिरर इमेज बना, पहले L डिस्टेंस दूरी पे चलो पीछे गए, अब यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने लास्ट पॉइंट सेकेंड लेक्चर में समझाया था आप लोगों से, द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एट अ सेम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होता है प्लेन मिरर से, उतनी ही दूरी पे इसकी इमेज भी बनती है, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ इसकी इमेज यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए, इसको दे देते हैं बी। तो ये हो जाएगा ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश, ठीक है। अब मान लेते हैं एक रे आई हमारे हेड से और टेढ़ा कर दिए बच्चा, ये आके यहाँ से स्ट्राइक की, ठीक है। आने के बाद ये क्या, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में चली गई, ठीक है। सिमिलरली बात करें तो फीट से हमारे रेज गई, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके हमारे आंखों में आ गई, ठीक है। अब ये रेस तो पार कर नहीं सकती, तो हम इमेजिन कर सकते हैं इसको इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके, ठीक है। आई बात समझ में। अब यही लेंथ हम लोगों को निकालना है कि यही लेंथ है जितना हमें कोई एक आदमी अपनी फुल इमेज को ही देखना चाहे। फुल इमेज इसकी हेड टू फीट हो गया, ठीक है। तो इसकी पूरी इमेज देखने के लिए हमें बस कुल इतने मिरर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसी मिरर का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, कितना होगा इस मिरर का लेंथ कितनी है, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ये पॉइंट हो गया, मान लेते हैं ये हो गया ओ, मान लेते हैं इसको, ये हो गया हमारा P हो गया, और ये हो गया Q हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम क्या कर देते हैं कि ये जो बीच में लाइन है इसको टू पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब इस पॉइंट को नाम दे देते हैं D, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हमें इसमें से एक ट्रायंगल को निकालना है, ऊपर वाले को। अब यहाँ बाहर मैं बना के समझा देता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस तरह का ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, यहाँ पे मैंने O लिख रखा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A डैश है, और यहाँ पे D है। आ रही बात समझ में। यही है ना ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमको देखना है, समझ में आ रही ना बात। अगर इन दो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ओ पी सी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश डी, अगर ये दो ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो एंगल ओ सी पी, एंगल ओ सी पी इज इक्वल टू एंगल ओ डी ए डैश विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल इसके कितने हैं, 90 डिग्री पे हैं। आई बात समझ में। और किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए उसकी दो चीजें सेम होनी चाहिए, ठीक है, या दो साइड से या दो एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा देखिए, एंगल पी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ डी, ठीक है।
यानी ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, हेंस वी कैन से दैट द ट्रायंगल OPC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OA-D। यानी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। आई बात समझ में? इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मैंने इस ट्रायंगल को उठाया, किस ट्रायंगल को, ये वाला ट्रायंगल मैंने उठाया, OA-D वाला ये इससे निकाले, और इन दोनों में हमने देखा क्या कि ये सिमिलरिटी है। अब थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं हम लोग कि ये डिस्टेंस कितनी है, x दूरी पे है, समझे, और ये डिस्टेंस कितनी दूरी पे है, ये y है, ठीक है। ये मैंने एजम्पशन लिया कि ये, यानी टोटल लेंथ ऑफ द मिरर कितना हुआ, लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू x प्लस वाई। समझ में आई ना बात, कि जितनी लेंथ हमें चाहिए अपनी पूरी इमेज देखने के लिए, वो कितने लेंथ का होना चाहिए, x प्लस वाई, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल हमने क्या किया, दिखा दिया कि ये क्या है, सिमिलर है। समझ में आई बात? अब यहां से हम लोग इन दो प्रॉपर्टीज को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज कर दें कि साइड में ही लिख लें, ये समझ में आ गया कि नहीं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम यहीं पे इरेज कर दें, ठीक है। इस ट्रायंगल में हमने क्या दिखा है कि सिमिलर है ये दोनों ट्रायंगल्स, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ही सिमिलर हैं। इसीलिए अब हम जो करेंगे वो आगे का स्टेप होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर दें, ठीक है। हमने अभी तक आपसे बताया कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो इनके साइड का जो रेशियो होगा A-D बाई PC इज इक्वल टू A-D बाई PC इज इक्वल टू OD अपॉन OD बाई OC। समझ में आ रही बात? तो इनके सिमिलर, मतलब कि अगर ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है तो इनके साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, ठीक है। ये आप लोग अभी थ्योरम भी एक पढ़ेंगे, अगर क्लास 9th में आपने पढ़ी होगी ये चीजें, ठीक है। आई बात समझ में कि ये A-D बाई PC, मतलब इसके हाइट का रेशियो इसके हाइट का सेम होना चाहिए, और इसके बेस क्या है इसका OD, और इसका बेस क्या है OC का रेशियो सेम होना चाहिए। अब हमें क्या डिस्टेंस, x की डिस्टेंस चाहिए, x की वैल्यू यहां से हम लोगों को निकालना है। तो A-D, हमें A-D पता नहीं है, A-D पता नहीं है, और PC की वैल्यू यहां से मैंने एज्यूम कर लिया है, A-D इज इक्वल टू PC की वैल्यू x हो गई, इज इक्वल टू, अब OD की डिस्टेंस कितनी है, OD समझ में आ रहा है, OD, ठीक है। तो OD L प्लस L यानी 2L हो गया, 2 टाइम्स ऑफ L, और यहां से OC की वैल्यू क्या हो गई, OC की वैल्यू हो जाएगी L, ठीक है। तो L से L कैंसिल, तो यहां से हमें बच जाएगा A-D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x। आई बात समझ? यानी ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ x, ठीक है। A-D की वैल्यू यहां से हमको पता चल गई। अब सिमिलरली इतना नोट कर लिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट हो गया? अब हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, ये जो नीचे वाले साइड का है ट्रायंगल इस तरह का, अब इसको कंसीडर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल ODB को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ODB, और यहाँ पे जो मिड लाइन है उसमें लिखा हुआ है C, और यहाँ पे Q लिखा हुआ है।
सही है। और ये लेंथ कितनी मैंने मान रखी है, ये मान रखी है मैंने y मान रखी है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी अगर आप लोग देखोगे तो एंगल अगर इस ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें तो एंगल ओ सी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। ये देखिए दो राइट एंगल है ना, एक ये एंगल और दूसरा ये एंगल, दोनों ही 90 डिग्री हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, एंगल डी ओ बी डैश इज इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, दोनों में ही कॉमन है, कॉमन है ना ये एंगल, ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। इसलिए सिर्फ देयरफॉर ट्रायंगल डी ओ बी डैश इज सिमिलर, ट्रायंगल डी ओ बी डैश इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी क्यू, यानी डी ओ बी डैश और ट्रायंगल ओ सी क्यू दोनों ही सिमिलर होंगे। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो फिर अब हमको एक बात पता है कि ये क्या, ये भी डिस्टेंस एल है, ये भी डिस्टेंस एल ही होगा। आई बात समझ में। अब रेशियो निकालिए लेंथ का, पहले डी बी डैश अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू ओडी अपॉन सी ओ, सही है कि नहीं। डी बी डैश अपॉन सी क्यू इज इक्वल टू डी ओ अपॉन सी ओ, समझ में आई बात। अब हमको ओ सी और ओ डी की वैल्यू पता है, तो ओ डी की वैल्यू यहां से भी होगी 2l अपॉन एल, और यहां से अगर बात करें सी क्यू की वैल्यू तो डी बी डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी डी बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई, ठीक है। नोट कर लीजिए, डी बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वाई, यानी ये लेंथ कितनी हो गई, 2 टाइम्स ऑफ वाई। इस बात को नोट कर लें तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, 1 2 3, नोट हो गया, ठीक है। अब हमें ये इमेज का हाइट पता चल गया कि ए से डी तक की डिस्टेंस है हमारे पास 2x, और एक बात तो हम लोगों को पता है कि हाइट ऑफ जो इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के बराबर होती है। इसका मतलब जो ए डैश बी है वो एच के बराबर होगा, ए डैश बी जो डिस्टेंस है वो एच के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एच के बराबर होगा। एच के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज के बराबर होता है, इसलिए 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एच, यानी हाइट ऑफ, यहां पर लिख दीजिए हाइट ऑफ मैन, ठीक है। अब हाइट ऑफ मैन, अब यहां से अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू एच, समझ में आई बात। x प्लस वाई इज इक्वल टू एच बाई 2। अब x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई है हाइट ऑफ मिरर, x प्लस वाई क्या है, हाइट ऑफ मिरर है, यानी कि हाइट ऑफ मिरर x प्लस वाई इज हाइट ऑफ मिरर है, और h क्या है यहाँ पे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी इससे ये प्रूव हो गया, इसको अगर हम लोग h स्मॉल h से डिनोट कर दें, ये हो जाए स्मॉल h, देयरफॉर स्मॉल h इज इक्वल टू h बाई 2।
इसका मतलब ये हो गया कि जो हाइट ऑफ मिरर चाहिए, हाइट ऑफ मिरर टू सी हिज फुल इमेज, टू सी हिज फुल इमेज, height of mirror to see his full image is half of its height। यानी अगर वो h हाइट वाला इंसान अपने हाइट का अगर आधा यानी 1/2 पार्ट मिरर ले ले, उतना आधा मिरर ले ले, तो वो अपनी पूरी इमेज को देख सकता है। यही आज का डेरिवेशन था हमारा। तो लगभग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या किया सॉरी पहले मैंने इसका इमेज बनाया। ए बी जो है हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसका मैंने इमेज बनाया ए डैश बी डैश। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसकी पूरी इमेज बनाने के लिए हमने एक रे ले गए एक हेड से ले गए। तो हेड से जाने वाली रेस इस मिरर से स्ट्राइक करने के बाद आंख में गई, ठीक है, और फीट से जाने वाली रेस भी हमारे पास आंख में रिफ्लेक्ट हुई, तभी तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। मैंने इस इमेजिनरी रेस को पीछे बढ़ाया तो ये जाके हमारी इमेज से मैच कर गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर क्या करना है कि सिमिलरली इन दो ट्रायंगल्स में पहले ऊपर वाला पार्ट को देखना। हमने इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और पहले हमने देखा कि ट्रायंगल ओपीसी को मैंने देखा और ट्रायंगल ओ ए डैश डी को देखा। तो ये दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्योंकि इसका एक एंगल 90 डिग्री दोनों में है और एक एंगल कॉमन है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल आता है। मैंने क्या बोला? रिपीट करिए एक लोग, मतलब आप लोग रिपीट करिए कि जो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड का रेशियो होता है, जो सिमिलर ट्रायंगल्स के साइड का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। और सेम होने की वजह से मैंने ये सारे डेरिवेशन सिमिलरली इस भी ट्रायंगल में भी करना है। और इससे हमें ये पता चल गया कि यही तो मिरर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब कि इस मिरर की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? हमें सिर्फ इतनी ही मिरर की आवश्यकता है। इतना मिरर यानी h/2 हाइट का अगर मिरर ले लें हम लोग तो हम अपनी पूरी इमेज को देख सकते हैं। तो शायद आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट डेरिवेशन है जो कि हमने स्फेरिकल मिरर से लिया, वो थोड़ा ऑड था, थोड़ा हट के था, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में कंक्लूड कर दिया, ठीक है। नहीं तो अब हमारा अगला लेक्चर होगा जो कि है इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, सॉरी स्फेरिकल मिरर, वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लिया हो तो इरेज कर दें। इरेज हो गया, ठीक। तो डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गई। यानी अगर किसी भी एच हाइट का, अगर आपके हाइट का कोई भी, अगर आप हैं, अगर अपनी पूरी इमेज को देखना चाहते हैं प्लेन मिरर में, तो आपको आपके हाइट का आधा मिरर लेना पड़ेगा, तभी आप अपनी पूरी इमेज को देख पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा जो कि है स्फेरिकल मिरर से प्रूव दैट the focal length of spherical mirror is half of its radius of curvature। अगर आपको ये सारे टर्म नहीं समझ में आ रहे हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में जाना पड़ेगा जिसमें हमने आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाई हैं। तो फिर वो वीडियो देख के तब यहाँ पे आएँ तो अच्छे से बातें समझ में आएंगी। इसमें क्या कह रहा है? प्रूव दैट द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। मीन्स फोकल लेंथ को हम लोग f से डिनोट करते हैं, f इज इक्वल टू r/2, ठीक है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस का आधा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का
आधा, यही हमको डिराइव करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेरिवेशन करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ लिख देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है, कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो गया पोल। ठीक है, ये पॉइंट हमारा पोल हो गया। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया। समझ में आई बात। कोई एक इन्फिनिटी से मैंने एक पैरेलल रेज ले आई, जिसका नाम मैं दे देता हूं कि ये रेज है क्या, इसको नाम दे दिए बी ए। ये कोई बी ए रे है जो कि इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेज कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो होती हैं वो होती हैं पैरेलल। ठीक है, तो मैंने एक इन्फिनिटी से रेज लाई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। और इस मिरर, इस पैरेलल, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में ये भी आपसे बताया है कि कोई भी पैरेलल रेज हैं, कोई भी पैरेलल रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कोई भी रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो मिरर से टकराने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी। कॉमन पॉइंट पे मीट करेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। इस पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। फोकस बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से पोल की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। इस पॉइंट से पोल की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। और यही हमें आज फाइंड करना है। आई बात समझ में। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसमें इरेज कर देता हूँ इसको, फोकस को। ठीक है, और यही एफ हमें निकालना है। ठीक है, हमने एक केस आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो स्फीयर होता है या तो सर्कल होता है, अगर उस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, अगर कोई उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसके सेंटर से पास होता है। आई बात समझ में। उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसका सेंटर से पास होता है, इसका मतलब रेडियस। तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ, सॉरी, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर ये नॉर्मल रे है, ये जो AC है ये एक नॉर्मल रे है, तो एंगल जो कि BA बना रहा है नॉर्मल के साथ, वो मान लेते हैं हम एक थीटा एंगल है। ये क्या है, थीटा एंगल है। तो ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। जो इंसिडेंट रे ये हो गई हमारे पास, BA क्या है, एक इंसिडेंट रे है जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, वो एंगल मान लेते हैं थीटा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो ऑलवेज ट्रू होता है। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे है वो भी नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, थीटा ही बनाएगी। आई बात समझ में। इसको मैं कैपिटल F से डिनोट कर देता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, तो जो आने वाली रेज है वो जो नॉर्मल रे के साथ एंगल बनाएगी उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बनाएगी उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा, और तो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, तो इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया एंगल थीटा। यानी ये दोनों ही एंगल बराबर होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है ये, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और अगर ये थीटा एंगल है तो यहाँ पे अगर ये दोनों रेस तो पैरेलल है, अगर दो रेस पैरेलल हैं उस पर एक ट्रांसवर्स लाइन खींच दी जाए तो जो एंगल अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो दोनों ही एंगल बराबर होंगे। यानी ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसको हम लोग नोटेशन दे देते हैं यहाँ पे, पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला यहाँ से, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAF इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल CAF इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। समझ में आई बात। ये दोनों ही एंगल थीटा हो गए सिंस। अब नेक्स्ट क्या है कि एंगल BAC
एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, दोनों ही थीटा के बराबर हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों। समझ में आ रही बात की नहीं? ये देखिए, ये जेड फॉर्म हो रहा है ना, इस तरह का शेप है। ये देखिए, ये एंगल मैंने क्या किया, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ये थीटा थीटा इक्वल हो गया। समझ में आई बात? आ रही बात की नहीं समझ में? ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा हो गया। अब यहाँ पे एजम्पशन दिया हुआ है। क्या एजम्पशन है हमारे पास? एजम्पशन नहीं, ये ट्रू भी है कि जो हमारे सिलेबस में मिरर्स या लेंस जो भी हैं वो बहुत ही स्मॉल अपर्चर के और थिन लेंसेज हैं। तो यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं, since the mirror is of a very small aperture, very small aperture, ठीक है, कि हमारे जो सिलेबस में मिरर्स या जो भी लेंसेज हैं वो बहुत ही थिन है और स्मॉल भी है, स्मॉल अपर्चर के हैं, इसलिए अब हमें एक एजम्पशन देना पड़ेगा। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि ये दो जो थीटा एंगल्स हो गए, अगर एंगल्स दो बराबर हो गए तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो जाएगी। समझ में आ रही बात? अगर ये दो एंगल बराबर हो गए तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि CF इज इक्वल टू AF, कह सकते हैं कि नहीं? या तो यहाँ पे आप लोग लिख दिया आइसोसेलेस ट्राइंगल, साइड्स ऑफ, यहाँ लिख दिए साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों साइड्स क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल उस ट्राइंगल को बोलते हैं जिसमें दो साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर दो एंगल अपोजिट साइड के इक्वल हैं तो इसका मतलब दो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। इससे हम लोग कह सकते हैं CF इज इक्वल टू AF। ठीक है, अब ये एजम्पशन हमारा ट्रू है कि सिंस द मिरर इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर इज ऑफ अ वेरी स्मॉल अपर्चर, यानी मिरर हमारा जो है बहुत ही स्मॉल अपर्चर का है, इसलिए जो हमारी रेज होंगी, जो पैरेलल आने वाली रेज होंगी वो पैराएक्सियल होंगी। पैराएक्सियल का मतलब क्या हो गया, वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत 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 क्लोज होंगी। इस बात को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं मिरर हमारा इतना बड़ा है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, अगर ये जो BA रे आई है वो बहुत ही क्लोज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के दिखाई दे रहा है आप लोगों को, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज होगी, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है, मतलब क्या, जो हमने F और A यानी AF जो डिस्टेंस ले रखा है वो PF के बराबर होगा। ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि मान लेते हैं, समझिए यहाँ पे, यार डायग्राम में समझिए आप लोग, ठीक है, अगर ये जो AF मैंने ले ली है, अगर ये बहुत ही बहुत क्लोज हो जाए किसके, P के, तो ये जो AF दूरी है वो PF के बराबर हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये जो AF मैंने दूरी ले रखी है, AF जो मैंने डिस्टेंस ले रखी है, अगर ये मिरर बहुत ही स्मॉल अपर्चर, यानी ये जो रेज मैंने इतनी दूर पे जूम करके दिखा दिया आप लोगों को, जूम कर दिया, इतना बड़ा दिख रहा है, उसको मैं मानता हूँ बहुत एकदम क्लोज है इसके, ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि AF जो दूरी है वो PF के बराबर हो जाएगा कि नहीं? आई बात समझ में? जो AF डिस्टेंस है वो PF के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो एजम्पशन लेना है, सिंस द मिरर इज ऑफ वेरी स्मॉल अपर्चर, thus we can say that क्या कह सकते हैं कि AF इज इक्वल टू PF के बराबर होगा, AF PF के बराबर होगा। आई बात समझ में?
AF PF के बराबर होगा, यानी ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर हो जाएंगी। और इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों ही क्या करें, दोनों ही डिस्टेंस को हम लोग क्या करें, दोनों इक्वेशन से निकालें। अगर ऐड भी कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AF, सॉरी यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू PF। सिंस CF भी AF के बराबर है और PF भी AF के बराबर है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि CF जो होगा वो PF के बराबर होगा। CF और PF दोनों ही बराबर होंगे, CF और PF दोनों ही बराबर होंगे, ठीक है। अगर बात करें CP की, C से P तक की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, R, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया तो हम लोग आगे बढ़े, इसको इरेज कर दें। नोट कर लिया है, 1 2 3 नोट कर लिया है। अगर नहीं नोट किया है तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें, ठीक है। हम लोगों ने ये देखा जो CF है वो किसके बराबर हो गया है, PF के बराबर है। CF जो है वो PF के बराबर है। अब रेडियस की यहां से दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, CP C से P इज इक्वल टू CF प्लस PF, ऐसा लिख सकते हैं। CP इज इक्वल टू CF प्लस PF, ऐसा लिख सकते हैं। तो CP को हम लोग R बोलते हैं, R मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमें क्या पता है CF इज इक्वल टू PF, तो हम लोग दोनों के ही PF, यहाँ पे PF प्लस PF। अब R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PF। अब PF क्या है हमारा, PF ही तो हमारा फोकस है, तो यहां से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F, फ्रॉम दिस F इज इक्वल टू R/2। #2 आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर प्रॉब्लम हुई हो तो आप लोग एक बार वीडियो को रिपीट करके देखें, तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं कि जो CP है यही तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे मिलकर बना है, CF और PF को जोड़ दे तो ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। अब हमें ये बात भी पता है कि CF जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस दोनों ही आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ PF जो है R के बराबर है। तो F जो वैल्यू होती है, PF को ही हम लोग F बोलते हैं, जिसको फोकल लेंथ बोलते हैं, तो फोकल लेंथ R/2 के बराबर होगा। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधा होगा। यही इसका डेरिवेशन है। और इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप सब पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।